नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से बैच उज्जवल बैच के अंदर में। मैं ठाकुर सर इस बैच के अंदर में सिखाऊंगा आपको मैथमेटिक्स। और आज मैथमेटिक्स यानी गणित के पाठ्यक्रम को जानेंगे। गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज जो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस यानी कि पूरा पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में एक एक चीज बारीकी से डिटेल से जानेंगे। क्या क्या जानेंगे सर इसमें कि पूरे सिलेबस आपको पता होगा। मैथमेटिक्स जो है पूरे 100 नंबर का होता है। उस 100 नंबर को कितने इकाई में बांटा गया है, किस इकाई में कौन से एनसीईआरटी के चैप्टर्स को काउंट किया गया है, और किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, सारी बातें। और किस इकाई में किन किन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सारी बातों को समझेंगे। ताकि पूरे सिलेबस को अगर हम एक बार जान लें तो हमें पढ़ने में ज्यादा आनंद मिलता है। तो अगर देखा जाए तो आज का सेशन हमारा जो है बेसिकली किस चीज के ऊपर में है, पूरे सिलेबस पूरे इकाई के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैथमेटिक्स आपको पता होगा, गणित आपके सिलेबस में 100 नंबर का है। 100 नंबर का है गणित। इस 100 नंबर के ये सिलेबस को 100 नंबर का जो पाठ्यक्रम है उसको कुल मिलाकर के 6 इकाई में बांटा गया है। इकाई 1 में आपका रखा गया संबंध एवं फलन, जो कि 10 मार्क्स का है। और इसको अगर एनसीईआरटी से कनेक्ट करके देखिएगा, एनसीईआरटी किताब से अगर कनेक्ट करके देखिएगा, पुराने वाले एनसीईआरटी से, याद रखें नए वाले एनसीईआरटी से नहीं। एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर इस इकाई में रखे गए हैं, तो इकाई 1 में यानी कि संबंध फलन में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और 2 को रखा गया है। यानी कि एनसीईआरटी पुराने वाला पकड़िएगा, ओरिजिनल वाला, नया वाला नहीं। पुराने वाले के हिसाब से चैप्टर 1 और 2 में आपको रखा गया है संबंध और फलन की। इकाई 1 में चैप्टर 1 और 2 को रखा गया है। इकाई 2 है जिसका नाम सर बीजगणित है। बीजगणित जो है उसको चैप्टर नंबर 3 और 4 को बीजगणित में रखा गया है। यानी कि 2 चैप्टर इसमें भी बीजगणित का है, जो कि सिलेबस के हिसाब से यानी अंक के हिसाब से 10-13 मार्क्स का रखता है। रिलेशन फंक्शन 10 का, और मतलब संबंध एंड फलन जो है 10 नंबर का, और उसके बाद बीजगणित जो है जो 13 नंबर का है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इकाई नंबर 3। इकाई 3 जो है वो उसका नाम है भाई कलन, यानी कि कैलकुलस। कैलकुलस जो है पूरे सिलेबस में 40 नंबर का है। और इस 40 नंबर के सिलेबस को ऐसे नहीं कि भाई ये एक चैप्टर पढ़ने से 40 नंबर मिल जाएगा, नहीं, एक इकाई पढ़ने से मिलेगा। और इस इकाई के अंदर में चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 और साथ साथ में 9, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर में 5 चैप्टर पढ़ेंगे, तभी जाके आपको 40 नंबर मिल पाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 5 चैप्टर एक का हो जाता है 8 नंबर, 8 × 5 = 40। एक चैप्टर से लगभग लगभग 8 नंबर के, किसी से ज्यादा भी आता है, मतलब एवरेज हमने कहा कि एक चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के 8 नंबर के बात बन सकते हैं। इकाई 4 जो है, इकाई 4 में आपको पढ़ना है सदिश तथा जो है त्रिविमीय ज्यामिति। यानी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति को इकाई 4 में रखा गया है। और इसके अंदर में चैप्टर नंबर आ जाता है आपका 10 और 11। और ये सिलेबस में टोटल का टोटल 18 नंबर का रखता है, मतलब एग्जाम में 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वैसे बिहार बोर्ड में दुगुना है, तो दुगुना भी आप काउंट कर सकते हैं। इकाई नंबर 5 में चले जाएं तो 5 में हमें पढ़ना है क्या सर, रेखीय प्रोग्रामन। रेखीय प्रोग्रामन जो है वो एक ही चैप्टर है, अकेला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जहां से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं इससे। बाकी लघु उत्तरीय रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय कन्फर्म है, रहता ही रहता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर हमारे पास यूनिट नंबर 6 आता है, जो कि चैप्टर नंबर अपने पास में आता है 13, प्रायिकता। यानी प्रायिकता जो है एक ही यूनिट 6 में है, प्रायिकता। चैप्टर नंबर 13 जो है यूनिट 6 में आता है। यानी प्रायिकता जो यूनिट है उसके अंदर में चैप्टर नंबर 13, यानी कि एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के यहाँ से 10 नंबर के मिलते हैं, टोटल हो जाता है आपका 100 नंबर। 100 नंबर का आपका परीक्षा होने वाला है, आपको पता होगा।
लेकिन बिहार बोर्ड में अभी तक के पैटर्न के हिसाब से जो चल रहा है उसमें 1 का डबल है, मतलब 100 का 200 नंबर पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 100 नंबर लाने होते हैं, मतलब 100 नंबर का आंसर करना होता है। लाने के जितने ले आओ आप 100 में 100, तो जितने भी को आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अंक सब डबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। खैर कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ से डबल करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि रैखिक प्रोग्रामन से डबल करने का पॉसिबिलिटी नहीं होता, उसमें कम ही क्वेश्चन बनते ही हैं। तो उसके बाकी बचे हुए नंबर जो है वो कैलकुलस से यानी कि कलन से लिया जाता है, इसीलिए कैलकुलस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर चलिए, कैलकुलस कुल मिला के कहा जाए तो 80 नंबर का बनता है, लेकिन कभी कभी 90 तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि अगर कहीं से क्वेश्चन कम बन रहा है तो उठा के उसी से डाल देगा, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स का यानी ज्यादा चैप्टर कंटेंट करता है, तो वहां से खींचना आसान हो जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना आसान बन जाता है इसीलिए। अब आते हैं सर, इसमें बारी बारी से हर एक इकाई को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे। जिसमें पहला इकाई है अपने पास संबंध एवं फलन। संबंध तथा फलन के अंदर में हमने कहा था पहला इकाई है ये, इसके अंदर में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 1 है संबंध तथा फलन, जो इकाई का नाम है वही चैप्टर 1 का नाम है। यहाँ से संबंध के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रिया, यानी कुल मिलाकर के 5 टॉपिक इसके अंदर में पढ़ना है। एक्सरसाइज 4 है लेकिन टॉपिक 5 है, ये दोनों मिला के एक ही एक्सरसाइज है 1.3, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के 5 टॉपिक पढ़ना है आपको संबंध एवं फलन में। उसके बाद अगर हम चले आए अध्याय 2 में, यानी कि चैप्टर 2 में चले आए, तो आपको इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और यहाँ पर आपको पढ़ना है इसका परिभाषा क्या होता है, परिसर क्या है, प्रांत क्या है, मुख्य मान शाखाएं क्या होती है हर एक त्रिकोणमितीय फलन का, वो हमें यहाँ पर सीखना है। उसके बाद जो बात करें यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म पढ़ना है, क्या क्या उसके गुण है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज है, उस पर चर्चा करना है। और उसी का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूला, सब ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन खास बात याद रखना कि ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री से पूरा 11th के त्रिकोणमिति से पूरा अपना कनेक्शन और संबंध बना के रखा हुआ है। मतलब 11th का ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ें अच्छे से तो ये बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। हम जब आरंभ करेंगे आपका त्रिकोणमितीय फलन, तो उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उस कंडीशन में यानी उस समय में हम आपको 11th के सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति का रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, आइए सर इकाई 2 में चलते, जिसका नाम बीजगणित था। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और 4। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम आव्यूह है। आव्यूह बोले तो हिंदी में आव्यूह कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर में आव्यूह क्या है वो देखना है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं उस पर चर्चा करना है। उसके बाद आव्यूहों के अंदर ऊपर संक्रिया क्या है, आव्यूह का जोड़ घटाव सब कैसे करते हैं ये सब सीखना है। परिवर्त सीखना है आव्यूह का। उसके बाद सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया पर विशेष चर्चा करना है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये जो अपने पास होता है ये हर बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये पूरे आगे फ्यूचर पढ़ाई के लिए, और अभी भी इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 4 के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कभी जेई वगैरह के एग्जामिनेशन, सीयूईटी के एग्जामिनेशन वगैरह दो, तो इसमें जो सिखाया जाता है टॉपिक वो आपको इस दोनों चैप्टर से जो रिलेट करता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब में काम आने वाला टॉपिक है। अगर बात करेंगे हम लोग अध्याय 4 में, तो अध्याय 4 में आपको कुल मिला के 6 टॉपिक पढ़ना है। सारणिक, अध्याय 4 का नाम है भैया सारणिक, इंग्लिश मीडियम में डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। और इसमें सारणिक का परिभाषा सीखना है, सारणिक का गुणधर्म है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के उपयोग से कैसे निकालते हैं, उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होते हैं। उसके बाद आव्यूह के सहखंडज एवं व्युत्क्रम के बारे में चर्चा करना है, यानी इसके ऊपर में ये जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आगे वाला जितना भी पढ़ाई करेंगे आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर में या सारणी के अंदर में जो भी बातें पढ़ेंगे सबके लिए सहखंडज एवं व्युत्क्रम एकदम महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आखिरी टॉपिक हो जाता है इसमें सारणिक और आव्यूहों का अनुप्रयोग, मतलब आप जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उसका क्या क्या यूज है, क्या क्या हम वहां से निकाल सकते हैं, क्या क्या उससे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चर्चा करनी है।
इकाई 3 आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कलन, यानी कि कैलकुलस। कैलकुलस आपको हमने कहा कि चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का चैप्टर है, और इसके अंदर में आपको सबसे पहला पढ़ना है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता का मतलब ये हो गया भैया कि किसी फंक्शन का सातत्यता क्या होगा, उसका अवकलनीयता क्या होगा, यानी इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कब उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, कब उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मतलब सांत्यता और अवकलता के ऊपर में बात करनी है। लेकिन अगर देखिएगा अवकलनीयता के बारे में बात करना है, देखिएगा तो यही दो टॉपिक है, इसके आगे जितना भी बातें लिखी गई इसके आगे ये सब जो है आपको अवकलन है। अवकलन के मतलब ये हो गया मेरे भाई कि यहाँ पर से आगे आपको डिफरेंशिएशन चर्चा करना है। चरघातीय तथा लघु गणकीय फलन, उसके लघु गणकीय अवकलन, फलनों के प्राचीन रूपों का प्राचीन रूपों का अवकलज, उसके बाद द्विकोटि द्विकोटि अवकलज, उसके बाद है रोले एवं माध्यम माध्यमान प्रमेय। तो इसमें जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ से जो स्टार्ट होता है जो भी, ये सभी का सर डिफरेंशिएशन सीखना है आपको, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 6 के अंदर में, जिसमें राशियों के परिवर्तन दर के बारे में अध्ययन करना है। वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है। स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होता है उस पर डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। डिफरेंशिएशन का यूज करके, यानी अवकलन का उपयोग करके हम लोग सन्निकटतम मान कैसे निकालते हैं, उच्चतम और न्यूनतम मान के बारे में चर्चा करनी है। अब आते हैं सर समाकलन, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको हिंदी में। समाकलन के अंदर में हमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, जिससे जिससे मतलब समझो कि एग्जामिनेशन में 25+ नंबर आपको एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, आप जितना का आंसर कर पाओ। इसमें समाकलन को अनु अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में हम कैसे जानते हैं, वैसे ये परिभाषा ही है समाकलन का। समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम रूप होता है, ये चर्चा करना है। समाकलन की विधि क्या है, विशिष्ट फलनों का समाकलन कैसे निकालते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे निकालते हैं, उसके बाद खंडशः समाकलन क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो है अनिश्चित समाकलन है। और इसके आगे जो भी है वो सब निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन पढ़ना है, समाकलन के आधारभूत प्रमेय पर चर्चा करनी है, वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होता हम लोगों को। उसके बाद सीमा योगफल द्वारा जो है निश्चित समाकलन, ये हमें चर्चा में रहता है, एग्जाम में वैसे अब नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पूछा जाता है, पर मतलब फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, अभी बहुत सालों से पूछना बंद है। प्रत्यास्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कैसे करते हैं, और निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है 10वां नंबर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर बात करें चैप्टर नंबर 8 का, अध्याय नंबर 8 में समाकलनों का अनुप्रयोग, अभी जो समाकलन आपने सीखा उसका अनुप्रयोग क्या है, तो साधारण वक्रों के अंतर्गत या दो वक्रों के अंतर्गत जो भी साधारण वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आएगा वो, और दो वक्रों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र बनता है उसके समाकलन पर चर्चा करनी है, उनके क्षेत्रफल के ऊपर में समाकलन का उपयोग करना है। मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर में आपको साधारण कर्व दिया होगा, साधारण वक्र दिया होगा, उसके अंदर में जो भी क्षेत्र बनता होगा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग समाकलन का उपयोग करके, या दो कर्व दिया होगा, दो वक्र दिया होगा, उसके बीच वाला जो क्षेत्र बनता है उसके क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा होगी। चैप्टर नंबर 9 आता है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सर अवकल समीकरण के बारे में। अवकल समीकरण का परिभाषा चर्चा करना, कोटि एवं घात, ये तो आपको यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है। उसके बाद अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल क्या होता है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अवकल समीकरण के सॉल्यूशन है, हल के प्रकार क्या क्या है वो चर्चा करने हैं। दिए हुए व्यापक हल से अवकल समीकरण कैसे निकालते हैं, यानी समीकरण कैसे निर्माण करते हैं, बनाते कैसे, उस पर चर्चा करनी है।
प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले अवकल समीकरणों के हल का विधि इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें अपने पास में 3 तरह का विधि होता है। विशेष चर्चा तो खैर चैप्टर के अंदर में की जाएगी। 3 विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं अवकल समीकरण को। अब इकाई नंबर 4 में आता है, जिसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसके अंदर में 2 चैप्टर था। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित आप सदिश वो है जो आप 11th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें, मैथ का ज्यादा उपयोग है। परिभाषा सदिश अदिश का, सदिशों के प्रकार क्या होते हैं, सदिशों का योगफल कैसे निकालते हैं। आपने 2 योगफल पढ़ा होगा, एक त्रिभुज के ऊपर योगफल सदिश का कैसे निकालते, एक होता है समानांतर चतुर्भुज के ऊपर कैसे निकालते, वो चर्चा करनी है। अदिश से सदिश का गुणनफल निकाल देंगे, गुणन करेंगे तो कैसे उसका वैल्यू एक्स निकालेंगे। 2 सदिश का गुणनफल प्राप्त करना सीखना होगा इसमें, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का चर्चा करते हैं। और 3 सदिशों का गुणनफल पर भी चर्चा करना है, लेकिन 3 में सिर्फ अदिश वाला का करना है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। अदिश अदिश 3 सदिशों का गुणनफल अदिश के रूप में कैसे निकालते हैं वो चर्चा करना है। चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति है। इसके अंदर में हमें दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपात के बारे में चर्चा करनी है। दिक् कोजया भी कहते हैं इसको, और दिक् अनुपात भी कहते हैं इसको, दिक् अनुपात। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, उसका 2 रेखाओं के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं, 2 रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करनी है। समतल क्या होता है, 2 रेखाओं का सहतलीयता के बारे में चर्चा करनी है। वैसे ये जो अपने पास टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि रेखा और प्लेन, रेखा और समतल दोनों मिक्स रहता है इसके अंदर में। 2 समतलों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, समतल का किसी दिए हुए बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करनी है। और एक रेखा और समतल के बीच का कोण, रेखा और समतल के बीच का कोण हमें निकालना सीखना है। चैप्टर नंबर आया था अपने पास 12, जिसका नाम है रेखीय प्रोग्रामन। रेखीय प्रोग्रामन के अंदर में हमें क्या क्या सीखना है सर, तो रेखीय प्रोग्रामन की समस्या क्या होती है, उसका गणितीय सूत्रीकरण हम लोग कैसे करते हैं, मतलब गणित के भाषा में हम उसको कैसे लिखते हैं। रेखीय प्रोग्रामन समस्याओं का भिन्न भिन्न प्रकार होता है। बहुत तरह के रेखीय प्रोग्रामन के क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसा कैसा हो सकता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ है। ठीक, चैप्टर नंबर आते हैं सर हम लोग 50 आता है। इकाई नंबर 6 आता है प्रायिकता, यानी कि ये अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के अंदर में आपको पढ़ना है स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का गुण एवं नियम, स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं, और बेज प्रमेय है, यादृच्छ चर और इनके प्रायिकता बंटन पर चर्चा करना है, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन पर चर्चा करना है। तो कुल मिलाकर के ये 13 चैप्टर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ने हैं। 13 चैप्टर को 6 इकाई में बांटा था, पहला दूसरा पहला इकाई में चैप्टर था, तीसरा और चौथा दूसरा इकाई का चैप्टर है, 5वां 6ठा 7वां और 8वां 9वां जो है वो चौथा इकाई का चैप्टर है, 10वां और 11वां जो है आपका तीसरा था चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक, और चौथा हो गया आपको 10 11, अब 5वां हो गया आपका 13 और 12, और छठा हो गया अपना 13। और एग्जाम का पैटर्न क्या है, परीक्षा बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, परीक्षा जो होते हैं बिहार बोर्ड का, उसका पैटर्न क्या है। तो देखो आपको टोटल 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। ऑब्जेक्टिव तो आप समझ ही गए, ये दोनों को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को। तो 3 वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हर एक का 1 मार्क्स रहता है, लेकिन इस 100 में से कोई भी आपको 50 आंसर करना है। जो आपको अच्छे से आता होगा उसका आंसर आपको 50 करना है। एक क्वेश्चन के मिलेंगे 1 नंबर, यानी टोटल मिला के 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव से निकाला जा सकता है, यानी कि आप ले सकते हो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 रहता है, इस 30 में से कोई भी आपको 15 जो आपको इजीली आसानी से बन जाएगा वो 15 बनाना है। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, यानी कुल मिलाकर 30 नंबर यहां से आप ला सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 4 का आंसर करना है और हर एक का 5 नंबर मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 20 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलता है। तो कुल 100 नंबर का 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है भाई,
हाँ जी, तो ये था पूरा सिलेबस। ये पूरा का पूरा आपके 12th का क्लास 12वीं के गणित का पाठ्यक्रम था, जिसके अंदर में हम लोगों ने सीख लिया, चर्चा कर लिया कि भैया पूरे 100 नंबर को कितनी इकाई में बांटा है, हर इकाई में कितना कितना चैप्टर है, और हर इकाई से एग्जाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और आपके साथ मुलाकात होगी हमारी आगे, जिसमें हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।